एसिड्स। आपको क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड्स, ठीक है ना। विटामिन वगैरह भी होते हैं बट विटामिन इस बार एलिमिनेट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स माइक्रो या मैक्रो organic molecules which are essential for the growth and maintenance of living body। हाँ जी, तो ये तो हो गई बात डेफिनेशंस की, बायोमोलिक्यूल्स होते क्या, ठीक है ना। खास करके जो हमें पढ़ने हैं उनकी बात कर लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स में हमें जो पढ़ने हैं वो है एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? एमिनो एसिड्स, ठीक है। और आप इसमें पढ़ रहे होते हो विटामिन्स वगैरह भी, ठीक है। पर इस साल जो सिलेबस में है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स और हमें पढ़ना है एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और एमिनो एसिड्स, ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पार्ट 1, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नाम से ही समझ आएगा कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली बाय देयर नेम इट इज वेरी क्लियर कि दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। मतलब कार्बन और पानी से मिल करके बना हुआ है ना, कार्बन और पानी से मिल करके बना हुआ है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। ये पुरानी डेफिनेशन है, हालांकि ये फेल हो गई है, ठीक है ना। तो ओल्ड डेफिनेशन क्या था इसका, वही लिख रहा हूं मैं। Carbohydrates are hydrates of carbon। अगर ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है तो इसका मतलब हो गया कि इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो किस तरह का होगा। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा कि कुछ कार्बन होंगे और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब उनको जनरलाइज करके इस तरीके से हम लिख पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस डेफिनेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है कि कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। नंबर 2, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है लेकिन वो इस तरीके के फॉर्मूले से बिल्कुल रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो ये ज्यादा रिलायबल डेफिनेशन नहीं थी कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है ना। तो लिमिटेशंस क्या है, इस वक्त पुराने वाले हट रहे, नए वाले आते जा रहे इसमें, ठीक है ना। लिमिटेशंस क्या है कि सम ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स लाइक रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है ना। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द कॉमन फॉर्मूला। कौन सा कॉमन फॉर्मूला? जो ऊपर लिखा है मैंने, कौन सा? CH2O होल वाई, ठीक है ना। रैमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5। आप कुछ भी कर लीजिए, इस तरीके से उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन नंबर 1 कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं जिनको इस सिंपल फॉर्मूले से आप लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि कुछ ऐसे दूसरे कंपाउंड है जो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन वो इस तरीके के फॉर्मूले में फिट बैठते हैं, ठीक है ना। तो सम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स can also be represented by the general formula CxH2O whole y। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं यहाँ पर कि अगर मान लो n की वैल्यू 1 रख देते हैं, x और y की वैल्यू 1 रख दें, तो ये बन जाएगा C1H2O1। पहचानो ये क्या है? क्या ये दिख रहा है? HCHO है, एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, बोलो फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना। ये क्यों डिस्कनेक्ट हो गया भाई, एक सेकंड। और इधर से बच्चे आते जा रहे हैं यार। हाँ, तो दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हमारे पास एसिटिक एसिड हो जाए, एसिटिक एसिड में बताओ कितने कार्बन है? 2। कितने कार्बन है अपने पास? 2 कार्बन। अगर मैं H2O के टर्म में लिखूं तो कितने H2O बन सकते हैं? 2 बन सकते हैं, बोलो है कि नहीं।
तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? नहीं, है ना तो मिथेनॉल कार्बोहाइड्रेट है, ना तो एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है, फिर भी इसको हम इस तरीके के जनरल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन है, पुरानी डेफिनेशन इसलिए फेल हो गई। अब हमें जरूरत थी न्यू डेफिनेशन की, है ना। नए डेफिनेशन के अनुसार हम कार्बोहाइड्रेट्स उन्हीं को बोल सकते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हों, जो पॉलीहाइड्रोक्सी हों और उनके अंदर एक एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप हो। ध्यान से समझेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या होता है, आप लोग बेसिकली जानते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसके सॉल्यूशन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करने से प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी ना किसी डायरेक्शन में रोटेट होगी, है कि नहीं। तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकली एक्टिव। और सभी को पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कि किसी भी तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। एक दिन बताया था रात 9 बजे वाले बैच में कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रीज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब, ठीक है। हाँ, रात वाले क्लास में बताया ये, बिल्कुल ठीक है ना। एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए हम ये भी जानते हैं कि अगर कंपाउंड के अंदर एक सिंगल कायरल सेंटर है, सिंगल कायरल कार्बन है, तो डेफिनेटली वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जानते हो ना, ये तो बता रखा है आप लोगों को, ठीक है ना। हर वो कंपाउंड जिसमें एक ही कायरल कार्बन है वो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होता है। खैर, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए पूरी एक डिटेल्ड केमिस्ट्री है, स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट, जो कि जनरली पढ़ाया जाता है हमें कहाँ पर? ड्रॉप ईयर में। लेकिन यहाँ पर आपको काम चल जाएगा। देखिए मैं क्या बोला, मैंने बोला है नए डेफिनेशन के हिसाब से कि आप कार्बोहाइड्रेट सिर्फ उन्हीं कंपाउंड को बोल सकते हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी हो, मतलब मोर देन वन OH ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप भी हो उसके अंदर होना चाहिए, और कंपाउंड ओवरऑल ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स एज पर न्यू डेफिनेशन। समझ रहे हो? एल्डिहाइड या कीटोन्स क्यों बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना। देखिए तो डेफिनेशन है कि दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है ना। जैसे मैं, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, एक कार्बन है, एक OH है, बोलो दिख रहा है क्या? और कम से कम 2 OH तो होने चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी बोलने के लिए। देखना ध्यान से, मैं सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट लिखने जा रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला? एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक होना चाहिए। मैंने क्या ले लिया? एल्डिहाइड। क्यों? ताकि कार्बन कम हो जाए, क्योंकि कीटोन रखने में तो एक कार्बन और बढ़ जाएगा ना। मैं स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट पहचानना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या कर लिया? एल्डिहाइड रख दिया। और मुझे कम से कम 2 OH तो चाहिए, है ना। एक OH तो इस पे जुड़ गया है, एक OH इस पर जोड़ेंगे। कुछ कह रहे होंगे यहाँ क्यों नहीं जोड़े? फिर कायरल सेंटर ही नहीं रह जाएगा। कायरल सेंटर तो होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया कायरल सेंटर, दिख रहा है सभी को। तो ये हो गया आपका सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे लोएस्ट मास का स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया बाय डेफिनेशन। और इसको हम लोग बोलते हैं डी ग्लिसराल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? डी ग्लिसराल्डिहाइड, है ना। हाँ, डीएल कॉन्फ़िगरेशन जो हम बताते हैं, कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। डी कैपिटल ए, स्मॉल डी नहीं है। स्मॉल डी तो डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए होता है। स्मॉल डी और स्मॉल एल जो होता है डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए होता है, जो ये बताता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना। वो सेंस ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बताता है, डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। और ये डी जो है वो शुगर केमिस्ट्री में यूज होती है और एमिनो एसिड्स में यूज होती है। समझ लो क्या? ये बस एक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी मॉलिक्यूल का। और डी कब यूज होता है वो भी बता रहा हूँ। लास्ट कायरल सेंटर में अगर OH राइट की तरफ है तो डी बोलते हैं, और लास्ट कायरल सेंटर पे अगर OH लेफ्ट की तरफ है तो उसको एल बोलते हैं। इतनी बात समझ आ रही क्या? और सुनो, डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज। अगर आपने डी ग्लिसराल्डिहाइड इसको बोला है ना, तो एल ग्लिसराल्डिहाइड दिखाने के लिए क्या करना है? इसका मिरर इमेज लेना है। क्या करना है? इसका मिरर। ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट में OH चला जाएगा, बोलो है कि नहीं? समझ रहे हो क्या? तो डी का कंप्लीट मिरर, याद रखेंगे, डी का कंप्लीट मिरर इमेज कौन सा होता है? एल वाला होता है। तो इसका कंप्लीट मिरर इमेज कैसा दिखेगा? ऐसे ही तो दिखेगा, बोल दो जल्दी, बोलो, है ना। हाँ, इसमें भी वो कायरल सेंटर है, तो ये हो जाएगा एल ग्लिसराल्डिहाइड, एल ग्लिसराल्डिहाइड। क्या मेरी बात समझ आ रही क्या? तो ये एग्जांपल हमने स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का ले लिया भाई, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। बात समझ आ गई? फोटो लेंगे एक बार, पेज नंबर, मेटल कहाँ लिखा मैंने? कहाँ पर? वो अरे यार मैं कुछ और लिख रहा था, मेटल हो गया ये, मेथेनल, है ना। ठीक है, लो भाई फोटो, ठीक है ना, तब जाकर के ही होगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, ठीक है। अब हम आगे आते हैं
जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ और आपको बताना है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स कहला सकते हैं या नहीं। आपको क्या बताना है, आप समझ गए ना? यस सर। इनमें से किसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं और किसको नहीं बोल सकते हैं? बोलिए, इज दिस अ कार्बोहाइड्रेट? बोलो हाँ या ना। बाय डेफिनेशन क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? यस बाय डेफिनेशन क्या बोल रहा था वो? पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, है जी पॉलीहाइड्रोक्सी है ना। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए मैंने बोला क्या है, पीओएस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो पीओएस चेक कर लिया करो। क्या चेक कर लिया करो? पीओएस। क्या इसमें, क्या इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कभी बांटा जा सकता है? क्या बांटा जा सकता है? क्या अगर बांट पा रहे हो तो हम कहते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं तो ऑप्टिकली एक्टिव है डेफिनेटली। और एल्डिहाइड या कीटोन में से एक होना चाहिए। हाँ जी है, बोलो है कि नहीं? ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। तो मैंने बस ये बोला कि आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट, सवाल ये था आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स। बोलो, बात समझ लो ना। बाय डेफिनेशन दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। कुछ समझ रहे हो क्या? अरे आ रहे समझ, कहा ध्यान है? चल ठीक है। हाँ, ध्यान का है तुम्हारा? बोलो, क्या ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं है, तुम झूठी हो। पॉलीहाइड्रोक्सी OH और OH है। बोलो है कि नहीं? ठीक है। कायरल सेंटर है क्या इसमें? बोलो, एक तो कायरल सेंटर है, सिंगल कायरल कार्बन रखने वाले ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। भाई साहब ये भी है, ठीक है ना? ठीक है, थोड़ा पहचानना सीखो। अरे पिटेगा क्या तू? ठीक है। हाँ देखो, क्या ये एक कार्बोहाइड्रेट है? बताओ। यस सर है। नहीं है, क्यों नहीं है? कौन कह रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री है? आप कह रहे तेरा है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री? एल्डिहाइड के सामने एल्डिहाइड थोड़ी है। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड होता तब दो हाफ में बढ़ जाता ना, इक्वल हाफ में। भाई पीओएस तो तब होता है ना। समझ बात को, जिसको नहीं समझ आया। ये भी CHO है, ये भी OH है, ये भी OH है। अब है ना पीओएस इसके अंदर। अब है ना पीओएस, दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा ना बीचों बीच। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होता है ना। खैर, ये ऊपर वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, समझ रहे हो क्या? तो दिस इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ के चलना रे। देखो और बताओ, ये कंपाउंड जो मैंने बनाया है ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या ये कार्बोहाइड्रेट कहलाने के लायक है? क्या पहचान लो, ठीक है ना? बोलो यस, दिस इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, राइट? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है, इसमें कभी पीओएस नहीं मिल सकता है। समझ रहे हो क्या? जिसके एंड्स डिफरेंट है उसमें कहां से कभी मिल सकता है कि नहीं? अच्छा, कितने कायरल सेंटर इसमें? हाउ मेनी कायरल सेंटर? ये है कायरल, ये है कायरल, ये है कायरल, ये है कायरल। कितने हैं? 4 है, ठीक है ना। इसमें कितने कायरल सेंटर है? एक और एक, दो। इसमें कितने कायरल सेंटर है? एक और दो। बोलो, कंसेप्ट क्लियर है क्या तुम्हारे? बढ़िया यार। अब देखो, ठीक है, कितना हो गया? और ये बताओ। हाँ सर, कहला जाएगा ये भी कार्बोहाइड्रेट। बाय डेफिनेशन ये भी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहलाने की डेफिनेशन समझ आ रही होगी आपको, ठीक है ना? कितने कायरल सेंटर इसके अंदर? 3 है। बोलो, समझ आने लगा है क्या? ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता है, कई बार इनको देखो, एक चीज और देखना, तुम्हें फर्क समझ आएगा जो बताना चाह रहा हूँ। एक्सेप्ट कर यार, लेट आने वाले बच्चे बहुत। ठीक है, किसको सिखा रहे भाई? अच्छा, कौन था वो लड़का? बताओ भाई, जो मुझसे पढ़ा होगा उसको तो कम से कम कायरल पता होगा। कौन था? अबे क्या करके करके मानेगा भाई जिंदगी में? हैं, कलम चला रहे हो और कायरल सेंटर नहीं पता तुम्हें? गजब यार, गजब। चलो खैर, कोई नहीं। कह रहा कायरल, गजब यार महबूब। ऐसे ऐसे अपनी बेइज्जती मत कराया करो यार क्लास में, मेरी थोड़ी है। खैर देखो, इसमें कितने कायरल सेंटर है? 3। मंसूब है, ठीक है ना? मंसूब, मेरे महबूब क़यामत होगी, देखो ध्यान से, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर कितने कायरल सेंटर है? 3। अब एक चीज और, अगर किसी भी
कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो वो एल्डोज फैमिली का होता है, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो वो कीटोज फैमिली का होता है। इतनी बात समझ आ गई क्या? ठीक है ना? तो एल्डोज और कीटोज तो पहचान ही लेंगे, और हमें नंबर ऑफ कार्बन भी देखना होता है। क्या देखना होता है? नंबर ऑफ कार्बन। अगर टोटल कार्बन 2 है तो डाइओज, 3 है तो ट्राइओज, है ना, 4 है टेट्रोज, 5 है पेंटोज, 6 है हेक्सोज, रोज रोज, है ना? है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, है ना? एल्डिहाइडिक या कीटोनिक? एल्डिहाइडिक या कीटोनिक? समझ रहे हो ना? है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसको हम बोलेंगे कीटो पेंटोज। कीटो तो ये कीटो पेंटोज एक तरह का। समझ गया या नहीं समझ गया? जल्दी बताओ। अबे कीटो क्यों बोला? कीटोनिक ग्रुप है। पेंटोज क्यों बोला? 5 कार्बन है ना? इसमें बताओ 1 2 3 4 कीटो टेट्रोज। टेट्रोज है भैया, ट्राइओज नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 है ना? एल्डो टेट्रोज। आप समझ आने लगा क्या? जल्दी बताओ। ठीक है, हाँ। इसमें देखो रे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, है ना? और एल्डो है तो एल्डो हेक्सोज फैमिली का है। ये एल्डो हेक्सोज फैमिली का कार्बोहाइड्रेट है। समझ गए? ये बताओ भाई 1 2 3 4 5 6, ये कीटो हेक्सोज फैमिली का है। हाँ, और जो लोग बायो पढ़ रहे होंगे वो पहचान गए कि ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, है ना? ठीक है, और ये जो है ये ग्लूकोज फैमिली है, ग्लूकोज है ये, है ना? हाँ, बाकी अगर इसको देखें 1 2 3 4 एल्डोपेंटोज है ये। ठीक है, अच्छा सुनेंगे जरा ध्यान से। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने बनाए हैं जिसमें एक ही एल्डिहाइडिक ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, ठीक है ना? ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इनको हम लोग मोनोसैकेराइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकेराइड्स। ठीक है ना? बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट। ठीक है ना? मीठे होते हैं वो। ठीक है, तो इसलिए उनको सैकेराइड्स भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो हम आगे सैकेराइड्स के भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि सैकेराइड्स कैन बी आपके मोनोसैकेराइड्स, इट कैन बी ओलिगोसैकेराइड्स, इट कैन बी पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है ना? तो मोनोसैकेराइड्स का मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज करके उनको सिंपलर यूनिट में तोड़ा नहीं जा सकता। वो अपने आप में सिंपल है भाई, वो अपने आप में सिंपल है। इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ? क्या इसमें कोई हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी क्या? हमने पढ़ा हुआ है। क्या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करने पे इसके 2 फ्रैगमेंट मिलेंगे क्या? या 3 फ्रैगमेंट मिलेंगे क्या? या 4 फ्रैगमेंट मिलेंगे क्या? नहीं, है ना? ये फ्रैगमेंट्स मिलने के लिए ईथर बॉन्ड तो होना चाहिए। याद कर ईथर की हाइड्रोलिसिस। अबे चूनो याद करो, इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे ROH ROH, कोई कहेंगे नहीं। समझ रहे हो क्या है? तो कहने का मतलब कि अगर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़े होंगे तो पानी में डालते ही वो 2 हिस्से में बदल जाएंगे, 2 सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड में बदल जाएंगे, तो उनको डाइसैकेराइड बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? डाइसैकेराइड का मतलब जिसके हाइड्रोलिसिस पे 2 सिंपलर यूनिट्स मिले। ट्राइसैकेराइड का मतलब जिनके हाइड्रोलिसिस पे 3 सिंपलर यूनिट्स मिले। तो जब 2 से 10 तक हाइड्रोलिसिस करने पर सिंपलर यूनिट्स मिल रहे थे तो उनको ओलिगोसैकेराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओलिगोसैकेराइड बोला जाता है। और पॉलीसैकेराइड का मतलब जिसके हाइड्रोलिसिस पर 10 से ज्यादा सिंपलर मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिले। तो मोनोसैकेराइड क्या है? सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से लेकर के 10 तक सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल रहे हो। समझ गए या नहीं समझ गए? हाँ समझ। हाँ, डाइसैकेराइड इज वन ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स, राइट? ठीक है ना? ओके। और पॉलीसैकेराइड्स का मतलब जिसमें 10 से ज्यादा सिंपल यूनिट्स। बोलो इतनी भी बातें समझ आ गई? क्लियर है सब कुछ? यहीं पे बता रहा हूं। तो ये इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है ही नहीं, तो ये सिंपलेस्ट है। अब देखो मैं एक डाइसैकेराइड बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बनाए यहाँ पे? अरे बोल, बताते हैं, सब्र रखो। ठीक है, वक्त आएगा। ठीक है, मैंने ऐसे ही थोड़ी उड़ा दूंगा। ठीक है, हर चीज को प्लान किया ना, कब कहाँ कैसे पढ़ाना है। हाँ, शुरू में तो बहुत कुछ बता दिया, जो लिखना भी बाकी है। देखो भाई, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। चख के देखेंगे एक दिन। देखो बउआ, ध्यान दो। देखो दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है। आप तो नहीं करना। देखो दस्तक कौन दे रहा है? अबे वहां बाहर नहीं, यहाँ दरवाजे पर। हाँ चलो, हाँ देखो, हाँ जी ये देखिए, हाँ जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक ईथर बॉन्ड दिख रहा है क्या?
बोलो भैया, ईथर बॉन्ड दिख रहा है क्या? सर। ठीक है ना? हाँ, लग रहा है ना कि दो सिंपलर मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े हुए थे। बोलो, तो अगर मैं इसमें हाइड्रोलिसिस कर दूं, हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो आपको मिल जाएगा CHO OH H OH H और CH2OH, और ऐसा ही एक और मिलेगा। बोलो। यस सर। हाँ, और इसमें ओरिएंटेशन अलग है, इसमें ओरिएंटेशन अलग है। बोलो, है कि नहीं? तो इस पर्टिकुलर चीज को हम, इस पर्टिकुलर सैकराइड को हम बोलेंगे डाइसैकराइड, या फिर ओलिगोसैकराइड, उसी टाइप का है, लेकिन डाइसैकराइड तो बोलेंगे ना इन पर्टिकुलर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब सुनो, अब कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या दी थी मैंने, कि ऐसे कंपाउंड, ठीक है ना, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी हो, एल्डिहाइड या कीटोनिक हो, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन इनको भी तो बोला जा सकता है ना कि ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अब कंप्लीट डेफिनेशन सुनिए क्या है, कि दोज कंपाउंड्स, ठीक है ना, या तो ऐसे बोल दो कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन, मतलब इनकी बात होगी, और विच ऑन हाइड्रोलिसिस कैन गिव पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन। बोलो, अरे डाइसैकराइड भी तो कार्बोहाइड्रेट है, ओलिगोसैकराइड भी तो कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकराइड भी तो कार्बोहाइड्रेट है, उनको भी तो डेफिनेशन में लो। उनको डेफिनेशन में इंक्लूड करने का क्या मतलब है, कि ऐसे कंपाउंड है ना, ऐसे कंपाउंड, सुनना, ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन रहे हों, या जिनके हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन मिलता हो। अरे भैया, आया समझ? उनको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? दूसरा डेफिनेशन क्यों इंक्लूड किया, समझ रहे हो ना, ताकि डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, इन सब की भी बात हो जाए। समझ गया नहीं समझ गया? बोलो भाई। हाँ, तो ये पहले तो भाई केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी कि अब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स को पहचान लेंगे। शर्त ये है कि पॉलीहाइड्रोक्सी होने चाहिए, शर्त ये है कि एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक होना चाहिए, और कंपाउंड ओवरऑल ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। दिमाग में चला गया है ना? चलो भाई, पेज नंबर 2 है। अब मैं यहाँ पर वो डेफिनेशन को मॉडिफाई करूंगा और आगे बढ़ूंगा। अब हम डिफाइन कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स को कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, बात नहीं करो, समझो, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, or the compounds which on hydrolysis, or the compounds which on hydrolysis yields such compounds, या ऐसे लिख दो, yields polyhydroxy optically active aldehydes और ketones। समझ गया ना? और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है ना? ओके, अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन पर। जितना कुछ बोला था वो लिखने जा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले वी आर क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलिसिस करने पर कितने प्रोडक्ट्स मिले। ठीक है, इसके अनुसार हमें पहले कौन सा पढ़ना है, मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स समझ रहे हो नहीं? बोलो, है ना? मोनोसैकराइड्स, ठीक है ना? मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? बोलो, ऐसे कंपाउंड्स जो कि अपने आप में सिंपलेस्ट है, दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड दिस कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। समझ रहे हो ना? ठीक है ना? तो वही लिख रहे हम लोग कि दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स and they cannot be further hydrolyzed, they cannot be further hydrolyzed any further, वो तो लिखे दिया, they cannot be hydrolyzed any further, बोला है ना? इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है। ठीक है ना? एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल आप बहुत सारे जान रहे हैं, ठीक है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, गैलेक्टोज है ना? जान ही रहे हो इनको? अभी एक रैमनोज बताया था, ठीक है ना? मैनोज होते हैं, गुलोज होते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। समझ रहे हो ना? ओके, समझ गए इतनी बात? ठीक है, ओके। तो मोनोसैकराइड्स की बात होगी। मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओलिगोसैकराइड्स। क्या है? ओलिगोसैकराइड्स, ठीक है ना? अच्छा, व्हाई आर वी कॉलिंग कार्बोहाइड्रेट्स एज सैकराइड्स? बिकॉज दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर स्वीट इन टेस्ट। तो कहीं पे तो लिख के देते हैं, नोट करके, यही लिख देता हूँ बराबर में, आप ऐसे लिख लीजिएगा नोट करके। क्या लिख रहा हूँ मैं? कि
carbohydrates are generally sweet in taste and hence are called saccharides. समझ गए भाई? ठीक है बेटो, ध्यान दो, ठीक है ना, मतलब बेटो क्या बेटो? ठीक है ना, हाँ बेटो 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 क्या, ठीक है ना। ओलिगोसैकेराइड्स क्या बताना? These are those carbohydrates which on hydrolysis can give 2 to 10 simple monosaccharide units. छप रहा है दिमाग में? Yes, अब sir. साले 2 चैप्टर पक्का कर ले, 2 चैप्टर एग्जाम में पास होने के लिए 2 काफी हो जाएंगे, काफी ठीक है ना। हाँ ओके These are the carbohydrates और इनके नंबर पता है कितने कितने नंबर के हैं? 4 नंबर के होंगे बस, ठीक है। These are the carbohydrates, ठीक है ना, which on hydrolysis yields 2 to 10 monosaccharides. 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, 14 अबे जो बजा रहे, ठीक है ना। अब इसमें वही बात हो गई थी हमारी कि अगर हम डाइसैकेराइड्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? डाइसैकेराइड तो डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड्स का मतलब जिसके हाइड्रोलिसिस पर 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऑन हाइड्रोलिसिस सिंपलेस्ट such carbohydrates will give 2 monosaccharides. अरे समझ आ रहा है? ये 2 मोनोसैकेराइड्स देंगे, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। एग्जांपल 3 कॉमन है, ठीक है ना। 3 है, सुक्रोज है, समझ रहे हो ना, और क्या है? माल्टोज है और लैक्टोज है। जानते हो ना, ये 3 तो आपको पता होने चाहिए। डायरेक्ट यहाँ से सवाल आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी कंपटीशन है। इस सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? तो मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। सुना है क्या? भाई सुना है ये प्रोडक्ट अगर अभी से भी नहीं याद है तो फिर आगे के, खैर डाइसैकेराइड्स इस बार तो सिलेबस में हट गए, वरना वहां पर पढ़ना था ये सब, ठीक है ना। ओके, तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलते हैं बोलो? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है भाई? 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। बोलो, बात समझ आ रही है क्या? ठीक है। और अगर लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो एक मिलता है आपको बीटा डी ग्लूकोज और एक मिलता है बीटा डी गैलेक्टोज। बोलिए, ये बात समझ आ गई है क्या? ये बात समझ आ गई है? ग्लूकोज सब में कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तो ये ओलिगोसैकेराइड्स की बात हो गई। तो डाइसैकेराइड्स का मतलब तो समझ ही गए हो, है ना। ट्राइसैकेराइड्स का मतलब भी समझ गए होगे। ट्राइसैकेराइड्स का मतलब जिसमें 3 हो, समझ रहे हो? नहीं, 3 मिलेंगे। एक ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल याद आ रहा, रफिनोज होता है, रफिनोज, वो भी एक ट्राइसैकेराइड। एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं है। खैर, ये चीज समझ आ गई। पेज नंबर 3। मतलब मैं ट्राई सेकंड जानी भाई मार्केट में है तो अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही साले वो चलो, चल ध्यान दे, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स बता क्या है? पॉलीसैकेराइड क्या है? दोस कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस कैन गिव मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स, ठीक है ना। तो दोस कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, राइटिंग पे मत जाना है ना, राइटिंग खराब है अभी। व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस कैन यील्ड, अगर ये आज जो पढ़ाया ना, कल नहीं बताया ना तुमने क्या क्या पढ़ाया, तब बताऊंगा। कैन यील्ड मोर देन those carbohydrates on hydrolysis can 10 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। 10 से कहाँ तक भाई? पहले 10 से कुछ भी दे दे, है ना। ठीक है, तुझे जितना चाहिए वैसा कार्बोहाइड्रेट ले ली, ठीक है। अब सुन एग्जांपल देखो, एग्जांपल, अरे बकवास करना है यहाँ पे। सुक्रोज है ना, ठीक है, सुक्रोज लिखवा रहे हो, इतना मालूम है ना। स्टार्च है, सेल्यूलोज है, अभी एक और भी बता ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है ना। स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब जो है आपके, ठीक है ना, ये सब जो है आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। ओके, अब ये क्लासिफिकेशन के बाद अब हम जो दूसरे क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ये क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं मोनोसैकेराइड्स की। किसकी कर रहे हैं? मोनोसैकेराइड्स, ठीक है ना। सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स on the basis of number of carbons
Number of carbons. What? एंड नेचर ऑफ फंक्शन ग्रुप, एंड नेचर ऑफ Function. नेचर ऑफ फंक्शन ग्रुप, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना, नेचर ऑफ फंक्शन ग्रुप और इसकी वजह से आप अभी जान रहे हो। यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, ठीक है। फिर हम बात कर लेंगे यहाँ पर टोटल, अगर नंबर ऑफ कार्बन्स है तो इसका एक जेनरिक नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है, जैसे बताया था 3 होंगे तो ट्राइओस बोलना है, ये बोलना है, समझ लो क्या। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन है, अगर फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन तो इनको क्या बोलना है, ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, है ना, ये वाला अगर फंक्शनल ग्रुप है। और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड। तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 कार्बन है, कम से कम 3 तो होने चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव आने के लिए, ठीक है ना। अगर आपके पास 3 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटो ट्रायोस बोलो, है ना। जबकि इनको क्या बोलेंगे, एल्डो ट्रायोस, ठीक है। अगर टोटल 4 कार्बन है आप क्या बोलोगे, कीटो टेट्रोस, और इसको बोलोगे एल्डो टेट्रोस। समझ गए या नहीं समझ गए, ठीक है। अगर 5 है तो कीटो पेंटोस, एल्डो पेंटोस, यस। नेक्स्ट नंबर 6, अगर 6 है तो कीटो एक्सोस, और इसको बोलो, ये बात समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, इधर का तो लिखा हुआ है ना, अच्छा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, क्या हम देखने जा रहे हैं, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंट सॉल्यूशन, उनके अगेंस्ट, ठीक है ना। देख लेते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। बोलो भाई, इतना तो समझ गए होगे। रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, जो रिड्यूसिंग का मतलब क्या है कि अगर उसमें मैंने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है तो उसको वो रिड्यूस कर दे रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को वो रिड्यूस कर दे रहा है, तो वो रिड्यूसिंग टाइप का था, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। अरे भाई साहब, टॉलरेंस टेस्ट याद है, टॉलरेंस टेस्ट याद है, क्या करता था, एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो, एलिफेटिक या एरोमेटिक, उसमें जब आपने अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला ना तो उससे वो सिल्वर मिरर बना देता था। तो याद होगा टॉलरेंस का जो कॉम्प्लेक्स होता था वो डाइअमीन सिल्वर 1 कॉम्प्लेक्स था, हाँ, मतलब सिल्वर +1 में था, उसको रिड्यूस कर रहा ना यार, उसको रिड्यूस कर रहा ना। तो अगर ऐसा कोई आपके पास शुगर है जिसमें टॉलरेंस डाल दें, फेहलिंग डाल दें या बेनेडिक्ट्स डाल दें तो उनको रिड्यूस कर देता है, मतलब या तो सिल्वर मिरर बना देता है या तो रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड दे देता है। तो हम कहेंगे कि वो जो शुगर्स हैं हमारे वो रिड्यूसिंग टाइप के हैं। किस टाइप के हैं, रिड्यूसिंग टाइप के हैं। और अगर ऐसे कोई कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें ये एल्डिहाइड, मतलब जो आप टॉलरेंस डाल रहे हो, फेलिंग डाल रहे हो, बेनेडिक्ट डाल रहे हो, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब इनको रिड्यूस नहीं कर रहा, तो वो नॉन रिड्यूसिंग टाइप का। नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूस नहीं कर रहा, रिड्यूसिंग रिड्यूस कर रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। बात समझ गए, बताओ जल्दी, है ना। तो रिड्यूसिंग शुगर्स बताइए कैसे लिखेंगे कि दोज कार्बोहाइड्रेट्स which can reduce tolerance reagent, Fehling's solution and Benedict's solution are called, अभी अपलोड नहीं करूंगा तुम्हारे ना, are called reducing, तुम्हारी आवाज मतलब आनी जरूरी है नहीं, are called reducing sugars, ठीक है ना, ये रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये टेस्ट दे रहे हैं एक तरीके से, आप समझ लें, ठीक है ना, ये एक्चुअली टेस्ट दे रहे हैं। एग्जाम्पल आपके ग्लूकोज, समझ रहे हो क्या, ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, फ्रक्टोज भी ये टेस्ट देता है, पहले से बता के चलो, ठीक है। ग्लूकोज भी देता है, फ्रक्टोज भी देता है। और डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज को छोड़ करके जो डाइसैकेराइड्स हमने लिखे थे ऑलमोस्ट सारे डाइसैकेराइड्स, ठीक है ना, माल्टोज, लैक्टोज, एक्सेट्रा, समझ रहे हो क्या। यस, नॉन रिड्यूसिंग डेफिनेशन समझ आ रही है आप लोगों को। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या है,
दोज कार्बोहाइड्रेट्स cannot reduce दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट, मतलब हाँ ये ना इनर्ट रहेंगे टुवर्ड्स टॉलरेंस, फेलिंग एंड बेनेडिक्ट, समझ रहे हो क्या? ठीक है ना? सब में क्या क्या बनता है जानते हो ना? टॉलरेंस टेस्ट में कैसे पता चलता है टॉलरेंस टेस्ट हो गया? सिल्वर मेटल का। फेलिंग सॉल्यूशन में कैसे पता चलता है? रेडिश ब्राउन पीपीटी, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O का, Cu2O का। बेनेडिक्ट में भी किसका बनता है? Cu2O का, रेडिश ब्राउन पीपीटी। Yes, sir. अरे याद है? Yes, sir. हाँ, दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट रिड्यूस, कौन कौन से? टॉलरेंस रिएजेंट, बोल रहे आ रहे हैं समझ? टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग। भाई यहाँ पे reduce के बाद by लगा सकते हैं क्या? कहाँ पर? Can reduce by tolerance value. नहीं cannot ये खुद नहीं कर रहे हैं यूज भाई। करेंगे tolerance। अबे वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे भाई, पगले बाई लगा रहे हो तुम तो। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं समझ रहे हो? ये कुछ टॉलरेंस वॉलेंस क्या है? ये टॉलरेंस वॉलेंस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना एजेंट ये। है खुद रिड्यूस। ये खुद रिड्यूस होते हैं ना रे, तो ये खुद रिड्यूस हो रहे हैं, तो इनको कर कौन रहा है रिड्यूस? शुगर्स कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हो क्या? गजब पागल हो, ठीक है ना? आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है ना? इसके एग्जांपल सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना? जो आपके स्टार्च है, Cellulose. समझ गया नहीं समझ गया? हाँ, सुक्रोज आ जाएगा, क्यों नहीं आ जाएगा? इसमें जो आपका डाइसैकेराइड सुक्रोज था वो भी आ जाएगा, डाइसैकेराइड सुक्रोज है। बोलो आ गया समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. लो भाई फोटो लो। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन शुगर्स। उनको क्या बोलते हैं? नॉन शुगर। एक नोट करके ये भी बात बता रहा हूँ, तो सर कैसे होते हैं टेस्ट में? दिखाता हूँ तुझे, रुक। पॉलीसैकेराइड्स आर, उसको सोचते हैं। प्रोटीन एक अलग बायोमोलिक्यूल है भाई, अमीनो एसिड्स का वो पॉलीमर है, ठीक है? बायोपॉलीमर है। उसमें ये चीजें नहीं है, वो अमीनो एसिड्स का पॉलीमर है भाई। जैसे ये आपने लिखा है ना, जो आपने स्टार्च वगैरह के बारे में लिखा है ना, तो ये जो है ये मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमर्स हैं। बहुत सारे छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स आपस में मिल करके बनाते हैं एक पॉलीसैकेराइड को। और जो तुम बोल रहे हो ना प्रोटीन जो होता है वो आपका जो है वो एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, समझ लो? बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं भाई। Polysaccharides are not sweet in taste. अब मिठास के लिए जो पर्टिकुलरली वो एक केमिकल होते हैं वो चीजें पाई जाती हैं इसके अंदर, ठीक है ना? Are not sweet in taste and hence are called Non-sugar. बस non-sugar बोलेंगे. बहुत सारे केमिकल है ना, अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग Non-sugar. केमिकल्स होते हैं। डीएल कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिफाइंग डीएल कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिफाइंग डीएल कॉन्फ़िगरेशन, है ना? इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें भी बता दूंगा जो कंपटीशन में भी आ जाती हैं, ठीक है ना? डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाँ, डीएल को आरएस कहते हैं। नहीं ये वो चीज़ नहीं। आरएस जो है हर कार्यो सेंटर का एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि दो मॉलिक्यूल में रिलेशन क्या है। अगर एक कंपाउंड आर है और वैसा ही एक दूसरा कंपाउंड भी आर है, ठीक है, तो हम कहते हैं वो दोनों आइडेंटिकल हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है रिक्टर एंड सिनिस्टर जो है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, उसकी मदद से हम मॉलिक्यूल्स को पहचानते हैं ये आइडेंटिकल है कि डिफरेंट है, समझ लो? तो वो चीज़ अलग है, एडवांस लेवल पे पढ़ाना होता है वो, ठीक है? डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? हाँ, वो एडवांस के लिए पढ़ रहा है इसीलिए, ठीक है? पढ़ने दो उसको, Sinister. ठीक है? हाँ, रिक्टर सिनिस्टर, ठीक है ना? तुम्हें नहीं पढ़ना है वो, ठीक है? अबे सिस्टर नहीं है, Sinister. ठीक है ना? हाँ, सिनिस्टर नहीं, ठीक है? हाँ, आइडेंटिफाइंग डीएल कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसके लिए क्या है? इसके लिए सबसे पहले होता है कि कन्वर्ट द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वो जो हम बना रहे थे ना ऐसे ऐसे, ये सब फिशर कहलाते हैं, ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक है ना? तो कन्वर्ट द फिशर प्रोजेक्शन Fishy chip. फॉर्मूला, अभी रुक जाओ रे, इनटू अ स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन। पहली बात तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन होना चाहिए। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर, आज के आज सीख लेना, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना? इनटू स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन। अब स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन के लिए क्या शर्त है? स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन का मतलब हो गया, ठीक है ना? स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना होता है? हर स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, ठीक है ना, पहली बात मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप पे रहेगा, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप पे रहेगा, ऑन टॉप, ठीक है ना?
मतलब कहने का मतलब जो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है ना वो सबसे ऊपर आना चाहिए, यस सबसे ऊपर, क्योंकि उन्हीं के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना। एल्डिहाइड पर भाई साहब अल्कोहल और एल्डिहाइड में कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है? एल्डिहाइड। तभी तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनाते हो एल्डिहाइड कीटोन। मीटिंग हद पागल है भाई, ठीक है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ठीक है ना। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता तो वो तो शुगर केमिस्ट्री में तो आएगा ही नहीं, हमें तो एल्डिहाइड और कीटोन ही मिलने वाले हैं यहाँ पर, है कि नहीं। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ऑन टॉप का क्या मतलब हो गया? दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन और कीटोनिक। कीटोन सबसे C1 पे तो नहीं आ पाएगा ना, नहीं। कीटोन C2 पे होना चाहिए, इसलिए कहाँ पे होना चाहिए? C2 पे, ठीक है ना। ये होने चाहिए टॉप पर, ये कहाँ होने चाहिए? टॉप पर। मैक्सिमम कार्बन एटम ऑन वर्टिकल लाइन, मैक्सिमम कार्बन एटम ऑन वर्टिकल लाइन। समझ लो, मुझे सिखा लेने दो ये, ठीक है ना। हाँ समझ रहे हो क्या? एंड चेक द ओरिएंटेशन ऑफ, चेक द ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप ऑन लास्ट कार्बन, ऑन लास्ट कार्बन। तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड फिशर पहले से बना के दे दिया, जो मैं बना रहा था वो सब स्टैंडर्ड फिशर बना रहा था, सब में देखा होगा एल्डिहाइड सबसे ऊपर रख रहा था और कीटोन जो है कार्बन नंबर 2 पे रख रहा था। मैं इधर उधर भी रख के दे सकता था, फिर उसको स्टैंडर्ड में बदलना पड़ता है। स्टैंडर्ड में कैसे बदलते हैं वो बताऊंगा अभी, ठीक है ना। ठीक है, इतने एडवांस लेवल पे तो नहीं सिखाना होता, लेकिन फिर भी बता दूंगा, क्योंकि हर साल नीट और जे में एक सवाल इस पर आता है, डी पहचानो, एल पहचानो या आर और एस पहचानो, ठीक है ना। खैर, चेक दी ओरिएंटेशन ऑफ, कोई एक बच्चा है जो बार बार कमेंट करता रहता है सर नीट जे लेवल पे मत पढ़ाना, ठीक है। कोई शिवम नाम का लड़का है, सौरभ नाम का लड़का है ना, सौरभ नाम का ना, यूट्यूब पे कमेंट करता रहता है, उस लेवल पे मत पढ़ाना। चलो खैर, चेक दी ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप। हाँ तुम नहीं हो, तुम तो पढ़ना भी चाहते हो सर। लास्ट कार्बन एटम, लास्ट कार्बन पर चेक करो, लास्ट कायरल कार्बन पर चेक करो, ठीक है ना। ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप ऑन लास्ट कायरल कार्बन, प्लीज समझ लो, पहले सिखा लेने दो, ठीक है ना। लास्ट कायरल कार्बन, और आपने अगर पाया कि लास्ट कायरल कार्बन का OH राइट में है, कहाँ पर राइट, कहाँ पर है? राइट पे, तो ये डी फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? डी फॉर्म। और अगर लास्ट कायरल कार्बन का OH लेफ्ट में है तो एल फॉर्म। लेकिन एल के लिए ये नहीं लिखूंगा मैं, एल के लिए एक बात याद रखो, डी फॉर्म का कंप्लीट मिरर एल होता है, डी फॉर्म का कंप्लीट मिरर इमेज एल होता है, क्लियर है। कंप्लीट मिरर इमेज एल होता है ऑफ डी इज एल। एल अब समझो जरा, यहाँ पर ये 2-4 सवाल देख लो, फिर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लिंक आ जाए तो वो अलग बात है। आज नहीं है, अच्छा। जैसे मेरे पास ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फिशर है कि नहीं है बताओ? स्टैंडर्ड है। CHO टॉप पर है, ज्यादातर कार्बन एटम वर्टिकल लाइन पर है, बोलो है कि नहीं? भाई साहब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फिशर है, आप समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज ऑलरेडी अ स्टैंडर्ड फिशर, दिस इज ऑलरेडी अ स्टैंडर्ड फिशर, बोलो इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। हाँ, लास्ट कायरल कार्बन कौन सा था? ये वाला, कहाँ दिया हुआ है? राइट पे, राइट पे, तो ये डी फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? D। ये डी शुगर है, जो भी इसका नाम रहा उसके आगे फिर लिखा होगा। मिरर हाँ, मतलब एक कंपाउंड का एक पर्टिकुलर नाम भी होगा, वो नाम तो हमें पता ही नहीं, हमें तो IUPAC नहीं पता है इसका, क्या पता है? IUPAC। अगर आप और हम मिल जाए तो IUPAC नेम तो बता ही देंगे, है ना। क्या बताएंगे इसका? 2,3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, IUPAC तो ये है ना, 2,3,4 नंबरिंग तो ये हो गई, 2,3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, बोलो, है ना। पढ़े लिखे लोग हैं हम तो, केमिस्ट्री वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो ये डी शुगर है एक तरह से, क्या है ये? डी शुगर, इतना समझ लो। अब डी का ही कंप्लीट मिरर मैंने बोला क्या कहलाता है? एल, कंप्लीट मिरर। इतनी बात समझ आ रही है? तो ये एल शुगर, भाई ऊपर से नीचे तक सबको देखेंगे मिरर इमेज में, या बस चौथी लास्ट मिरर बनाने का मतलब है सबको पलटना ना। अबे शीशा इसके सामने रखेगा तो ये बदलेगा ना, इसलिए बड़े यहाँ क्या लिखा है जानबूझ के। अच्छा, तो आपके लास्ट कायरल भी कह रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं, सुधर जाओगे। नीचे वाला वो अब देखो, मुझे क्वेश्चन पूछ दिया करो यार, आसान। हाँ ये देख लो, ये तो वही क्या नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है सिंगल काइनेटिक ऑप्टिकली एक्टिव, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो बनाया था, समझ रहे हो क्या। तो ये डी शुगर है ना, और इसका नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, कॉमन नेम। तो ये डी फॉर्म। अब इसका कंप्लीट मिरर रहेगा तब एल कहलाएगा। बताओ पहले, समझ आ रही है बात? यस सर। एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। अब सुनो, अब देखो, अगर हमारे पास, अगर आपको याद हो, भाई तो ये आपके पास
एक कंपाउंड बना दिया है, पहले इसका नाम बताना है, ठीक है? आप इसको पहचान भी रहे हो, ठीक है? 1 2 3 4 ग्लूकोज है ये। लास्ट वाले पर आप देख लो, है ना? लास्ट वाले पर कहाँ है बताना, लास्ट वाले पर राइट में है ना, लास्ट वाले पर डी ग्लूकोज। तो ये क्या कहलाएगा, डी ग्लूकोज। अब कोई एल ग्लूकोज अगर बोले कि पहचान, तो कई लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले पे पलट देते हैं, नहीं वो कुछ और है, मैं बताऊंगा वो कौन सा आइसोमर है ना, पर वो एल नहीं है। इतने बात समझ रहे हो क्या? एल ग्लूकोज वो नहीं है, वो कुछ और एल है, समझ रहे हो क्या? हाँ, तो इसका कंप्लीट बनाना है। इसका हो गया लेफ्ट में, इसका H इधर, OH इधर, इसका OH इधर, H इधर, इसका OH इधर, H इधर, और लास्ट वाले पर CH2OH। तो ये कहलाएगा एल ग्लूकोज। क्या कहलाएगा? अब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? कंप्लीट मिरर होना चाहिए, है ना? ये कंफ्यूजन दूर करो, खाली लास्ट पे पलटने से एल नहीं मिलता है, ठीक है ना? हाँ, इसके लास्ट को ही पलटने से एल मिलेगा क्योंकि सिंगल ही कैरियर सेंटर है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे? पर मोर देन वन कैरियर सेंटर है ना। अबे सीखने को मिल रहा है कुछ, सीख लो सीख लो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। पहचानिए क्या है? फ्रक्टोज है ना, बोलो ये क्या है, जल्दी बताओ क्या है? ये फ्रक्टोज है ना? फ्रक्टोज है। कौन सा फ्रक्टोज है? डी फ्रक्टोज है। मैं स्टैंडर्ड फिशर दे ही रहा हूँ, एक नॉन स्टैंडर्ड दे के समझाऊंगा क्या करना होता है, ठीक है? अब बताओ, इसका कंप्लीट मिरर लेना है, इसका कंप्लीट मिरर। इस पर मिरर बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस पर मिरर बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? अबे वो कायरल थोड़ी, वो sp2 है यार। sp2 एटम में इधर उधर पलटने से कॉन्फ़िगरेशन बदलती है क्या? sp3 पर इधर उधर करने से कॉन्फ़िगरेशन बदलती है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्योंकि वो टेट्राहेड्रल ही रहते हैं ना। नहीं समझ पा रहे यार लो, पर तुम्हारी सहमति के लिए है ना, कुछ बच्चे होंगे जो इधर उधर बना देंगे। ये H है, ये OH है, ये OH है, ये H है, ये OH है, ये H है, और ये क्या है? CH2 है। ये है आपका एल फ्रक्टोज। क्या है ये? एल फ्रक्टोज, ठीक है ना? एक नॉन होगी तो बोलो हाँ, एक नॉन वाले प्रैक्टिस करा दूंगा भाई तुम्हें, पूरा ही घूमना चाहिए, है ना? या फिर सुनना, हाँ, एक सिंगल कायरल सेंटर के अबाउट में इवन एक्सचेंज करना होता है। क्या करना होता है? इवन एक्सचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन बदलती नहीं है, मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रहते हैं। मॉलिक्यूल उनके डिफरेंट वो रिप्रेजेंटेशन है पर मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इवन एक्सचेंज, जैसे मान ले मैंने इसको इससे बदला और इसको इससे बदला, इवन दो पर सेम कायरल सेंटर के अबाउट, यहाँ तो एक ही कायरल सेंटर है ना। मेरी मर्जी, मैं इनको इनको कर लेता, फिर इनको कर लो। 2 करने चाहिए लगातार सिंगल कायरल सेंटर पे, 2 या 4 या 6, 2 से ही काम बन जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो कॉन्फ़िगरेशन बदलती नहीं, कॉन्फ़िगरेशन बदलती नहीं। और मॉलिक्यूल जो इधर दिया था वही इधर भी है। देखने में लुक बदल गया, देखने में हाँ, लुक्स नहीं, ठीक है? अब समझो, हाँ देख यहाँ पर, अब बात को समझ, ठीक है? हाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो तेरे पास जो है तो वही दिखाएगा, ठीक है? चलो क्या, हाँ ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सुनो ध्यान से, हाँ सुनो, मैं कह रहा था इवन एक्सचेंज ऐसे भी कर सकते थे ना, ऐसे भी, पर क्या स्टैंडर्ड फिशर मिल रहा था क्या? अबे स्टैंडर्ड मिल रहा था क्या? स्टैंडर्ड फिशर बनाने के लिए क्या बोला है मैंने? टॉप पे एल्डिहाइड या कीटोन, है ना? और सारे कार्बन वर्टिकल लाइन पर। समझ पा रहे हो तुम? कसम खा के बोलो समझ रहे हो? ठीक है? इसको ऊपर एक्सचेंज किया, CH2 ऊपर भाग गया, CH2OH तो एक एक्सचेंज इनमें कर दिया, बताओ एल ही तो आ गया। तो इसको पहले मतलब मैंने स्टैंडर्ड फिशर, ये नॉन स्टैंडर्ड था, नॉन स्टैंडर्ड फिशर बोलो ना यार। और इसको स्टैंडर्ड फिशर। अब हम बता पाएंगे कि ये किस टाइप का था। ये एल शुगर था, और कौन सा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। सिखा पा रहा हूँ, बताओ पहले नॉन स्टैंडर्ड फिशर से। नॉन स्टैंडर्ड, एक और नॉन स्टैंडर्ड देता हूँ, चलो अबे देख इधर, गलत कर रहा हूँ। बात को मैं सीखा, आपको क्या नहीं सीखा सर? इसको एक सेकंड रुक, पहले वो कायरल कहाँ है? कायरल कहाँ है? गलत बनाया वही तो गलत। वही तुम पहले ही कह चुका था मैं गलत है। रुकेगा 1 मिनट, सिखान देगा भाई। हाँ अब क्या? अब बताइए, इवन एक्सचेंज कीजिएगा ना? नॉन स्टैंडर्ड है। सर उसको जल्दी जाओ पहले तो। OH को इधर रखिए, उसको ऊपर। कोई बताएगा आप में से? सर पहले उसको पहले फिर स्टेटिंग हाँ, फिर यूं करते हैं।
स्टेयरिंग घुमा ले। अबे खाली स्टेयरिंग घुमाने से नहीं होगा, ये फिर वर्टिकल चल। अबे स्टेयरिंग घुमाने से यहाँ नहीं चलेगा गधे, ये बल्ले ऊपर आ जाएगा तो ये राइट में भाग जाएगा ना। तो स्टेयरिंग घुमाने से बेहतर मेथड ये है, समझ रहे हो क्या? इवन एक्सचेंज। सर इसका क्या स्टेयरिंग घुमाने से स्टैंडर्ड फिशर मिल जाएगा क्या? इस बार नहीं मिलेगा। फिर इसको है ना? हाँ समझो क्या करना है, इसको ऊपर भेज, यस सर, इसको नीचे। समझ रहे नहीं? इसको तो यही रहने दो, पहले इसको इधर भेजा, OH को इधर लाया, फिर OH को इससे बदला ना। यस सर नहीं आया आ समझ। गया सुनो बे, आ गया ऊपर आ गया C डबल बॉन्ड O, CH2OH। पहले ये बात समझ आ गई। और इधर कौन आया था? OH आया। अरे इसको इससे एक्सचेंज किया था ना। सर फिर इसको अब दोबारा से हम इनको बदलेंगे ना, इसको काहे को बदलेंगे? फिर ये स्टैंडर्ड फिशर में नहीं रहेगा। तो ऑड एक्सचेंज करके आया ना बे, इवन एक्सचेंज करोगे तब तो मॉलिक्यूल सेम रहेगा। अरे इवन एक्सचेंज करोगे तब तो मॉलिक्यूल, वो कह रहा है कि यही छोड़ दो। अबे यहाँ नहीं छोड़ना है, ये गलत है, ये अलग प्रोजेक्शन, ये अलग प्रोजेक्शन है। हाँ इवन एक्सचेंज कर, इसको हटा इधर से H, इधर को डालो H, ठीक है। अब हो गया स्टैंडर्ड फिशर। ये भी कौन सा है? L शुगर, समझ गए? चलो बताओ भाई, जितने लोग हैं D और L पहचानना आ गया कि नहीं आ गया? रिपोर्ट में भाई